First of all, am I audible? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, okay. So thank you, Laiba, and thank you Atif for very warm welcome. और खास तौर पे ऑडियंस की इतनी एनर्जाइजिंग और एनर्जेटिक रिस्पांस और इम्प्रेसिव रिस्पांस देख के तो मैं भी काफी एनर्जाइज फील कर रहा हूँ माशाल्लाह से. तो let's get started. So guys, for डेटा इंजीनियरिंग के अंदर अभी मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोग जान चुके होंगे. तो इसके बाद लेट्स क्विकली डाइव इनटू द डेटा इंजीनियरिंग. व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग? पहले बात करते हैं. आई जस्ट लाइक टू नो इन द कमेंट कि कितने लोगों को डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पता है. जस्ट टाइप यस एंड नो. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो अबाउट डेटा इंजीनियरिंग? या okay. So before dive into the data engineering, let's talk about engineering है क्या. ठीक है, इंजीनियरिंग होती क्या है एग्जैक्टली? कि आप डिफरेंट इन सिंपल वर्ड्स आप डिफरेंट टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए कोई इंसाइटफुल सॉल्यूशन निकाल सको, कोई चीज बिल्डअप कर सको, कोई चीज बना सको. ठीक है, तो इस पे या तो एक चीज होती है कि अब मैं एक मिसाल आपको एक आउट ऑफ डोमेन में अगर दूं, एक सिविल इंजीनियर की. ठीक है, उसने कोई भी चीज बिल्डअप करनी है, कोई इमारत बिल्डअप करनी है, वो किन की चीजों के बेस पे करेगी? रॉ मटेरियल के बेस पे. कोई बिल्डिंग का जो रॉ मटेरियल है, सीमेंट, बजरी, सरिया, जिसकी बेस पे एक बिल्डिंग, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाके खड़ा कर सकते हैं. तो अगर उसी एक कंसेप्ट को अगर मैं यहीं पे प्रोजेक्ट करूं डेटा इंजीनियरिंग के अंदर, तो डेटा इंजीनियरिंग में भी एक सिंपल वही कंसेप्ट है कि आपके पास एक रॉ डेटा है और आपने उस रॉ डेटा को एक जो कि दिखने में यूजफुल डेटा नहीं होता, उसको एक यूजफुल बनाना है. उसके अंदर डिफरेंट टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज करते हुए उसको ट्रांसफॉर्म करते हुए, जिसके अंदर एक लाइफ साइकिल एक होता है पूरा डेटा इंजीनियरिंग का, जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें एक डेटा की इंजेक्शन होती है, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फिर डेटा रेडी टू सर्व. एक मेजर मोटी मोटी बातों में सिर्फ 3 मेजर स्टेप्स हैं कि डेटा को कलेक्ट किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया और नेक्स्ट रेडी टू डिलीवर के लिए, रेडी टू सर्व उसको रेडी कर दिया गया. तो ये एक ओवरऑल डेटा इंजीनियरिंग की एक ऊपर से एक एग्जांपल थी. तो लेट मी नो इन द कमेंट कि किन किन को ये बात समझ आई है. प्लीज ये लाइव इंटरेक्शन रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना लगे कि आप कोई टीवी देख रहे हैं, कोई रेडियो सुन रहे हैं. ठीक है, मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि एक लाइवली इंटरेक्शन रहे पूरी ऑडियंस के साथ जिस तरह हम लाइव हैं. तो गाइज दैट्स गुड. ओके, दैट्स नाइस. ठीक हो गया. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो डेटा इंजीनियरिंग के अंदर ना एक और कंसेप्ट हम आगे पढ़ते हैं रिगार्डिंग टू ETL एंड ELT. ठीक है, तो ETL एक्चुअली इट्स अबाउट द एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड. ठीक है, और वैसे ही एक और चीज यूज होती है ELT, एक्सट्रैक्शन, लोड एंड ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों में चीजें कॉमन है, बस उनके फ्लो का थोड़ा सा फर्क है. ETL में एक चीज है कि आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको यूजफुल बनाया अपने जानने के लिए, और उसको लोड करने के लिए उसको आपने रेडी टू यूज के लिए आगे लोड कर दिया. कि जहां पे कोई इंसाइटफुल तरीके से कोई अगर हमारी मशीन लर्निंग की टीम है, कोई हमारी एनालिटिक्स की टीम है, कोई आगे की टीम है, उससे पहले उनके पास एक रेडी टू यूज डेटा हो जो आ रहा हो ट्रांसफॉर्म होता हुआ. और ये काम एक डेटा इंजीनियर का ही है, और उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है जस्ट टू परफॉर्म ETL. इन पैरेलल ELT के अंदर हम लोग काम करते हैं कि एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, डायरेक्ट लोड कर दिया, बाद में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई. अब इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आती है, कि यार हमें कहाँ ETL यूज करना है, कहाँ ELT यूज करना है. मेजर एप्लीकेशन इनकी इन्वॉल्व होगी आपका डेटा किस टाइप का, आपकी यूजेबिलिटी किस टाइप की है, आपकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. अगर आपका डेटा एक छोटे स्केल पे है, छोटे लेवल पे है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, लोड कर दो.
लेकिन जहां आपका एक डेटा एक बिग डेटा पे है, एक बड़ी अमाउंट पे आप डेटा को डील कर रहे हो, तो वो एक्सट्रैक्ट किया, लोड किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड पे की। तो इसके पीछे लॉजिक क्यों है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन एंड पे करनी पड़ रही है? क्योंकि देखिए, एक्सट्रैक्शन आसान काम है, लोडिंग भी आसान काम है। एक्चुअल चीज आ रही होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे, जो आपको कॉस्ट कर रही होती है, कंजम्पशन कर रही होती है आपके कह लें कि जो कि आपको कंजम्पशन कर रही थी आपकी सिस्टम की, क्या कहते हैं, मेमोरी की, आपके टाइम की, आपके पावर की। ठीक है, तो इतनी कंजम्पशन को जहां वो कॉस्ट कर रहा होता है, बजाय कि अब इतने बड़े डेटा को बार बार ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाएं, जब हमें जरूरत होगी कि यार हमें जितना डेटा हमें जरूरत है तब ट्रांसफॉर्म करें, तब ईएलटी इन्वॉल्व होती है कि यार इतने बड़े डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करके रखते हैं, हमें पता लगे हमें 10% जरूरत है या सिर्फ 5% जरूरत है। तो यहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट आती है कि हमें ईएलटी का यूज करना है और एटीएल यूज करना है। अब बात आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या एग्जैक्टली। ट्रांसफॉर्मेशन उस पर किसी भी तरह की हो सकती है कि यार आपका डेटा रॉ फॉर्म है, उसको जो उसमें काम की चीजें हैं वो आपने निकाल ली, ठीक है, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस करके देनी है, दो डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी है, वो कैलकुलेशंस करके उसको डिफाइन कर दिया। तो इस तरह की कुछ डिफरेंट, अब मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि काफी चीजें निकलती जाएंगी इस पे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हियर आर द सम very core and very much important concept of OLTP and OLAP. ठीक है, OLTP it means online transactional process, ठीक है, और OLAP है online analytical process। आप अपनी इमेज पे जब देख रहे हैं, एक साइड पे OLTP एक साइड पे OLAP है, तो बीच में ETL है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप ब्लर कर दें, आप सिर्फ OLAP और OLTP को अगर फोकस करें, OLTP के अंदर आपके पास ट्रांजैक्शनल डेटा है, मतलब कि जो भी एक डेली ट्रांजैक्ट हो रहा है। ट्रांजैक्शनल डेटा से मुराद सिर्फ यही नहीं कि हाँ जी बैंकिंग का डेटा आपके पास आ रहा है कि आपने इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं, इसमें आपकी रिटेल स्टोर्स का भी डेटा हो सकता है जो कि आपके डेटा बेस के अंदर स्टोर है, जो कि आप इस तरह से कह लें कि रोजाना कितनी इनवाइसेस आपकी निकली हैं स्टोर की तरफ से, कितने उस पे से आपके इनसाइड, कितनी आपकी सेल्स हुई हैं। तो ये एक पूरा एक ट्रांजैक्शन है। बट जो ओलैप का कंसेप्ट है वो एनालिटिकल कंसेप्ट आता है कि आपके पास ऐसा डेटा रेडी हो जो जिस पे आप एनालिसिस कर सको, उस पर रिपोर्टिंग कर सको, इस पे आप डिफरेंट विजुअल्स परफॉर्म कर सको। तो इन OLTP को ओलैप पे कन्वर्जन के दौरान एक लेयर क्रिएट होती है जो क्रिएट की जाती है ETL की, जिसके अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ताकि वो ओलैप के लिए रेडी हो सके। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ETL में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है एग्जैक्टली। तो OLTP टाइप के डेटा को, जो कि डेटा बेस है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक डेटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक है, ताकि हम उसको रेडी टू यूज कर सकें फॉर आवर एनालिसिस, फॉर आवर रिपोर्टिंग पर्पस, या अगर हमने किसी विजुअल फॉर्म में देखना है अपने डेटा को तो हम उसको OLAP के डेटा से एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो डू लेट मी नो इफ यू गाइस नो, अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट। Okay, that's fine. Okay, okay. Most of the people they're causing. Acha, most of the people wants to know it again. Okay, okay. Well, should we repeat Usama और वही हम इसको end पे discuss करें? Anyone? Naveed, you can share. Okay, okay, okay. Okay. So actually OLTP के ऊपर जो ट्रांजैक्शनल डेटा आपके पास आ रहा होता है, ठीक है, किसी पे डेटा पे आपकी, आप इसको समझ लें आपकी डेटाबेस है, आपके पास हर तरह का डेटा आपके पास पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ट्रांजैक्शनल मींस कि आपके पास जो डेली का डेटा आया, रियल टाइम आपके पास डेटा आया, ठीक है, उस पर आपने ETL परफॉर्म की, उसको आप ट्रांजैक्शनल मतलब कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस की, कि आप चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का से मुराद ये है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ताकि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं OLAP से रेलिवेंट, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको एनालिसिस से रेलिवेंट आपको डेटा बनाना है,
तो उसको बनाने के सिलसिले में आप उस पर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन उसमें अप्लाई करेंगे एंड वो आपके लिए और लैब के लिए रेडी हो चुका होगा। तो होपफुली मोस्ट ऑफ द चीजें आपको क्लियर होंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट इज डेटाबेस। ओके, अब डेटाबेस है क्या एग्जैक्टली? डेटाबेस आपने सुना होगा कि यार हमारा डेटा फलानी डेटाबेस में स्टोर्ड है, हमने डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर हुआ है। इसको आप सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि ये एक स्टोरेज है, बट सिर्फ स्टोरेज काफी नहीं है इसको कह देना। डेटाबेस को क्या स्टोरेज कह देना, वो लोग कहते हैं ना कि यार ये स्टोरेज है, सिर्फ स्टोरेज कह देना काफी नहीं है। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, आपकी एक्सेसिबिलिटी का पर्पस भी है कि आप स्टोर तो कर देते हो, आपने कोई चीज ढूंढनी है तो कैसे ढूंढोगे? तो डेटाबेस आपको हेल्प करता है कि आप उसको निकाल भी सको, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सको, अपना जो जो आपका रेलेवेंट डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। अब डेटाबेस की एक लैंग्वेज होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दिस, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसके थ्रू आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो और आप पूरा का पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, चीजें निकाल सकते हैं। सिर्फ पर्पस स्टोरेज नहीं है, उसको एक्सेस करना भी है। तो द थिंग इज दैट मेरे पास मिसाल के तौर पे मैंने यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट का डेटा एक्सेस करना है, तो मैं उसका एड्रेस निकालना चाहता हूँ, उसका होम एड्रेस निकल जाए, उसका फोन नंबर निकल जाए। तो मैं एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मैं मुझे सिर्फ उसका रोल नंबर पता है, मैं सिर्फ लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हुए मैं सिर्फ उसके रोल नंबर के थ्रू मैं उसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, उसका डेटा निकाल सकता हूँ। तो ये पर्पस होता है कि सिर्फ डेटाबेस स्टोरेज के लिए काम नहीं है, आपको एक्सेस और एक्सट्रैक्शन के लिए भी काम आ सकते हैं। तो ये एक फास्टर वे है डेटा ढूंढना, डेटा निकालना। वरना स्टोरेज के लिए तो कई सारे पर्पस हो सकते हैं। तो पुराना जब डेटाबेस का टाइम नहीं था तो फाइल बेस्ड सिस्टम चला करते थे। तो होपफुली डेटाबेस के बारे में काफी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्लीज नेक्स्ट प्लीज। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द डेटा वेयरहाउस। और ये कंसेप्ट आपने काफी पहले सुना भी होगा कि डेटा वेयरहाउस में हमारा डेटा पड़ा हुआ है। कुछ के लिए न्यू फैमिलियर है, कुछ के लिए बिल्कुल न्यू भी होगा, कुछ के लिए नहीं भी सुना होगा डेटा वेयरहाउस। पहले डेटा को निकाल देते हैं, वेयरहाउस पे होता है। ये रियल वर्ल्ड जो इसके नाम नेमिंग दिए हुए हैं, मीनिंगफुल नेम्स दिए हुए हैं। क्या है वेयरहाउस? क्या होता है? गोदाम है जहाँ पे एक आपके पास सारी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड में चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपको पता है कि इस चीज से रेलेवेंट मिसाल के तौर पे कोई ग्रोसरी से या किसी हाइपर मार्केट का वेयर हाउस है, तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास सिर्फ एटरी से रेलेवेंट है, या इस इधर यहाँ पे कुछ क्रॉकरी से रेलेवेंट आइटम्स हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स से रेलेवेंट आइटम्स या मेडिसिन से रिलेटेड आइटम्स है। तो एक चीजें पूरा कह लें कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें पड़ी होती है। अब कमिंग टुवर्ड्स द डेटा वेयर हाउस, तो इसमें आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, रॉ डेटा नहीं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा जो आप यूज कर सको। ठीक है, रेडी टू यूज हो आपकी रिपोर्टिंग के लिए, आपकी डैशबोर्डिंग के लिए। ठीक है, और एक सेंट्रलाइज स्टोरेज होती है। सेंट्रलाइज स्टोरेज के लिए जिन्होंने यूज करना है, जो आपके डेटा इंजीनियरिंग के बाद जो एक नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है जिन्होंने आपका डेटा यूज करना होता है, चाहे वो एमएल टीम हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स टीम हो, चाहे वो कोई भी डेटा से रेलेवेंट टीम हो, उनके लिए एक सेंट्रलाइज स्टोरेज का एक पर्पज होगा, वहीं से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना है सारी इंफॉर्मेशन और स्टोर द हिस्टोरिकल डेटा। तो उसके पास आपकी सारे डेटा की हिस्ट्री मौजूद है, मतलब कि आपकी पूरी डेटा की जो, जिसे कह लें कि एक एक स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी होती है कि आपने उसकी जो हिस्ट्री मौजूद है वो पूरी उसके अंदर मौजूद होती है। अब इसके अंदर आर्किटेक्चर भी अगर आप देख सकें कि डेटा वेयर हाउस से रिपोर्टिंग वाले भी ले रहे होते हैं डेटा, विजुअलाइजेशन जिन्होंने परफॉर्म करनी है, या बिजनेस इंटेलिजेंस या बीआई की जो टीम है जिन्होंने बीआई इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी है, तो वो सारा एक्सट्रैक्शन उनका डेटा वेयर हाउस से आ रहा होता है। नेक्स्ट प्लीज। सो देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड डेटा लेक। तो इसमें एक कह लें कि आपस में वर्सेस डिफरेंस भी है ताकि आप लोग इसको समझ सकें। डेटा लेक बेसिकली है क्या? इसके अंदर एग्जैक्टली वेयर हाउस के मुकाबले इसमें बहुत बड़ा बल्क ऑफ डेटा है। लेक है पूरा जमे गफीर, और इसके अंदर हर तरह का रॉ
रिफाइंड डेटा नहीं होता, क्लीन डेटा नहीं होता, रॉ, अनक्लीन, मेसी, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, खास तौर पर डेटा, हर तरह का डेटा इसके अंदर मौजूद होता है और अनडिफाइंड होता है। यानी इसमें हर टाइप की फाइल्स हो, एक होता है ना कि एक फॉर्मेटिंग रखी हुई है, सिर्फ इस टाइप की फाइल्स हमने रखनी है, इस टाइप का हमने रखना है, इसमें सब चीजें मौजूद होती हैं जो जो रेलेवेंट आपको है। ये पूरे जैसे कह लें खजाना है डेटा लेक। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं प्रीवियस टॉपिक डेटा वेयरहाउस से, तो इनमें तीनों में दोनों में तीन चीजें कॉमन है एटलीस्ट, कि एटलीस्ट उनमें डेटा कॉमन है, यूजर भी कॉमन है, मतलब कि जो जिन्होंने यूज करना है वो भी कॉमन है, ठीक है, और जो हमारे यूज केसेस हैं वो भी कॉमन है लेकिन डिफरेंट अंदाज में, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अगर जूम इन अगर करें तो डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइक एक यूज केस डेटा लेक के अंदर स्ट्रीम प्रोसेसिंग का होता है, मशीन लर्निंग के लिए, या रियल टाइम एनालिसिस जिन्होंने करना है, या अगर हम डेटा वेयरहाउस की बात करें तो उसकी यूज केसेस बैच प्रोसेसिंग या बीआई रिपोर्टिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस होपफुली क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोगों के सामने कि डेटा लेक में हमारे पास रॉ डेटा है, लेकिन डेटा वेयरहाउस में एक रिफाइंड और क्लीन डेटा है। उसमें लार्जर अमाउंट है, उसमें स्मॉलर अमाउंट है, उसमें रिलेशनल है और उसमें अनडिफाइंड है। रिलेशनल इन सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स अगर है ना डेटा वेयरहाउस के अंदर, तो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह से उनका रिलेशंस बन रहे होते हैं। तो let's move forward. Next slide, to the next slide. Yes. So let's talk about data lakehouse. डेटा लेक हाउस एक हाइब्रिड मॉडल है और ये कह लें कि ज्यादा पुराना नहीं है, रिसेंटली कह लें कि आया है। और ये इतना पॉपुलर हुआ है क्योंकि इस हाइब्रिड मॉडल की वजह से काफी ज्यादा कह लें कि एफिशिएंसी, एक डेटा आर्किटेक्चर के अंदर एक एफिशिएंसी, और जिसे कह लें कि एक यूजिबिलिटी हो गई, आसान हो गई, एक सिंप्लीफाइड कर दिया एक डेटा के आर्किटेक्चर को। जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, कुछ को अगर डेटा डेटा लेक हाउस से चाहिए, कुछ को डेटा वेयर हाउस से ही चाहिए, उनकी सोर्सेस डिफरेंट है लेकिन यूजर्स ट्रेड्स तो सेम है ना। तो डेटा लेक हाउस का जो हाइब्रिड मॉडल है, जो कि डेटा लेक और डेटा वेयर हाउस दोनों का मर्ज कंसेप्ट रखता है, वो ये फायदा देता है कि एक सोर्स है, एक ही सोर्स है, यानी डेटा लेक हाउस से जिन्होंने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड डेटा भी ले लें, जिन्हें रिफाइंड डेटा चाहिए, रॉ डेटा चाहिए, वो डेटा लेक हाउस से ले सकते हैं। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल पॉपुलर होता जा रहा है मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक चीज है जो कि बड़ी एक न्यू है आप लोगों के लिए सुनने के लिए, डेटा लेक हाउस का कंसेप्ट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक स्लाइड्स किसी के लिए स्टक तो नहीं है, स्टक तो नहीं हुई स्लाइड, क्योंकि मेरे पास तो स्लाइड बिल्कुल टाइमली चल रही है। No, Naveen, there is no issues in the live. I think so. Some students have issues in internet. क्योंकि स्क्रीन शेयर, क्योंकि मेरे सामने तो बिल्कुल सही चल रही है, बाकी सबके सामने नो सही इशू। नहीं नहीं, आपकी सही आ रही है। ठीक है, नो इशू। ठीक है। एक्चुअली कमेंट्स आ रहे थे ना लोगों के तो के स्लाइड्स स्टक थी। चलो खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ये मैं एक बात कहूँ कि ये कंसेप्ट बहुत गहरा और काफी डीप कंसेप्ट है। इसका मैं एक शैलो, जिसे कह लो कि ऊपर वाला एक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसको आप अपने पास लिख लें, कल को आपने डेटा इंजीनियरिंग में जाना है या उसकी प्रिपरेशन करनी है। डेटा मॉडलिंग बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग एग्जैक्टली सिर्फ इजिली डेटा मॉडलिंग डेटा को ये नहीं कि ये कह लें कि एक ऑर्गेनाइज और एक्सेसिबल वे में इसको बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, और एक एफिशिएंट वे में एक्सेस किया जा सके, ठीक है। अब इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, दो तरह के टेबल्स के कंसेप्ट आते हैं। एक आते हैं फैक्ट टेबल्स होते हैं और एक डायमेंशन टेबल्स होते हैं, और दोनों में एक डिफरेंट फर्क रखा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, जो फैक्ट टेबल्स होते हैं उनके अंदर जितनी भी कह लें कि एंट्रीज हैं वो एक से ज्यादा दफा एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। कोई भी एक रो है, कोई भी एक एंट्री है, किसी भी चीज से रेलेवेंट वो बार दोबारा एग्जिस्ट कर सकती है, जबकि डायमेंशन के अंदर वो एक ही दफा एग्जिस्ट करेगी। अब उसको थोड़ा डीपली डिग डाउन अगर करते हैं, अगर थोड़ा सा इस स्लाइड को अगर जूम किया जाए, थोड़ा सा अगर इसको जूम किया जाए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो फैक्ट टेबल आप देख रहे हैं ना, हमें ये आइडेंटिफाई
खुद करना पड़ता है जब हमारे पास रियल यूज केसेस आते हैं कि इसमें से फैक्ट किसको बनाना है, डायमेंशन किसको हमने बनाना है। ये सेल्स के टेबल को फैक्ट कंसिडर किया है। वो क्यों? क्योंकि अब इसमें आप देखो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी जो है ये बार बार रिपीट भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा था फैक्ट के अंदर जितने भी रिजल्ट्स है वो रिपीट भी हो सकते हैं, बट डायमेंशन के अंदर वो एक ही रहेंगे। अगर इन पैरेलल आप प्रोडक्ट का टेबल देखें जो कि लिंक्ड है उसके साथ प्रोडक्ट जिसको हमने डायमेंशन टेबल लेबल किया हुआ है, वहां पे प्रोडक्ट आईडी सिर्फ एक दफा एग्जिस्ट करेगी, यानी प्रोडक्ट की जो एंट्री है उस वो एक दफा एग्जिस्ट करेगी, बट इन फैक्ट टेबल इट वाज रिपीटेड। So just give me a second. Let's coming towards the concept of के फैक्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है। अब ये बात हो रही है आई गेस ये किसी हाइपरमार्ट या किसी रिटेल स्टोर का डेटा इस पे हमारे पास सामने है। अब मिसाल के तौर पे एक कस्टमर आता है, मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है। मैं गया हूँ, मैंने बाय किया है, मिल्क बाय किया है, ब्रेड बाय की है और एग्स बाय किया है, और तीनों चीजें अलग अलग प्रोडक्ट है, उनकी अपनी अपनी प्रोडक्ट आईडी, अपना अपना QR बार कोड है जिसको स्कैन किया अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी को रखते हैं। एंट्री हुई, बिलअप हो गया, ये सेल के टेबल में चला गया, ठीक है। मेरे बाद एक और कस्टमर आया, ठीक है, उसामा है, अलिशा है, उन्होंने क्या बाय किया? उन्होंने ब्रेड बाय की, ठीक है, और उससे पीछे उनके बाद जो कस्टमर उन्होंने एग्स बाय किए। वो क्या हुआ कि प्रोडक्ट आईडी रिपीट हो रही है, यानी पिछले कस्टमर ने भी बाय किया, दोबारा सेल के अंदर जो अगली नेक्स्ट एंट्री आई उसके अंदर भी कह लें कि प्रोडक्ट आईडी दोबारा रिपीट हुई। तो द थिंग इज दैट कि कोई भी ऐसा टेबल जिसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं बार बार रिपीटेड आ रही हैं, यानी कुछ चीजें, यानी वी कैन से दैट दे आर इन अ रिपीटेड फॉर्म, ठीक है, तो वो एक फैक्ट कंसिडर किया जाएगा और उसको लिंक कर रहे होंगे डिफरेंट डायमेंशंस जो कि एक प्रोडक्ट की डायमेंशंस है। तो इस तरह से अब कोई भी प्रोडक्ट है, अब कोई डॉन की ब्रेड है, वो एक ही एग्जिस्ट करेगी अगर प्रोडक्ट की आईडी की उसकी एक ही प्रोडक्ट आईडी है। मिसाल के तौर पे 1 2 3 प्रोडक्ट आईडी है तो वो एक ही एग्जिस्ट करेगी, कोई और एग्जिस्ट नहीं करेगी उनके, अगर हम उनको एक्सेस करना चाहें फ्रॉम द डायमेंशन टेबल। सो होपफुली ये कंसेप्ट आपको, क्योंकि ये कम बातें आपको एक ज्यादा कम बातों को ज्यादा समझिएगा, क्योंकि ये बहुत कोर कंसेप्ट्स हैं और इनको आपको एक डायरेक्शन देने के पर्पज से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्लीज। Yeah. So now here we are in cloud data engineering. Coming towards the data engineering, सबसे फिलहाल जो ग्रीन कलर में क्लाउड लिखा हुआ है ना, उसको मैं डिस्कस कर लूँ और उसकी एक इंपॉर्टेंस को मैं डिस्कस कर लूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस पे सबसे ज्यादा मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ कि कोई भी फील्ड आजकल के दौर में इमर्ज हो रही है ना, AI की हो रही है, डेटा साइंस की हो रही है, डेटा इंजीनियरिंग की हो रही है, डेटा एनालिसिस की हो रही है। इन पैरेलल अगर कोई और फील्ड में इमर्ज हो रही है वो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड इंजीनियर्स की भी हो रही है, क्योंकि क्लाउड को मैनेज करना, क्लाउड कंप्यूटिंग को मैनेज करना, और कह लें कि जितनी भी डेटा से रेलेवेंट जो काम है वो सारा क्लाउड पे शिफ्टेड है। और वो क्यों है और क्लाउड क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है उसकी मिसाल आप लोग अपनी रियल लाइफ में भी अपने देखी होगी। आप लोग फोन यूज करते हैं, आपके पास पिक्चर्स होती हैं, आपका पर्सनल डेटा होता है, फाइल्स होती हैं, आप उनको अपने फोन की स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। खुदा ना खास्ता आपका फोन चोरी होता है, कहीं पे तबाह हो जाता है, खराब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, आपका डेटा तो गया, ठीक है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन वो इंसान जिसने अपना सारा डेटा क्लाउड पे शिफ्ट किया होगा, क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज रखा होगा, उसको कोई टेंशन नहीं, चलो यार फोन का नुकसान है, डेटा का तो नुकसान नहीं है, मेरी पिक्चर्स का तो लॉस नहीं है ना, मैंने अकाउंट आई क्लाउड की आईडी लगाऊंगा या गूगल ड्राइव की आईडी लगाऊंगा, मेरी सारी पिक्चर्स, मेरे सारे डेटा, मेरी सारी फाइल्स मुझे एक्सेस हो जाएगी वापस। क्लाउड इस कदर इंपॉर्टेंस रखता है और इसी वजह से जितनी भी बड़ी कंपनी है ये क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, और जितना भी अपना डेटा ड्रिवन काम है वो क्लाउड के ऊपर उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है। अब बात है क्लाउड कंप्यूटिंग है कि क्लाउड है क्या चीजें, ये डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक गूगल वालों ने अपना क्लाउड प्रोवाइड किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ने अपना क्लाउड प्रोवाइड किया हुआ है, और AWS वालों ने अपना क्लाउड प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो आप लोगों AWS का अपना क्लाउड है, तो वो एक अपने अपने तरफ से आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन नॉट ओनली स्टोरेज तो आपको ये
गूगल ड्राइव भी दे रहा होता है, बाकी और कंपनीज भी दे रही होती है, सिर्फ स्टोरेज नहीं दे रही। आपको डेटा इंजीनियरिंग के टूल्स और टेक्नोलॉजीज, और सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग नहीं, मशीन लर्निंग के भी हों या बीआई के भी हों, उन सबको एक क्लाउड पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको मिले, ताकि आप अपनी इंजीनियरिंग इसके ऊपर इन्वॉल्व कर सकें। सिर्फ डेटा को ही एक्सेस ना करें, डेटा को स्ट्रक्चराइज ना करें, सिर्फ आप उसके ऊपर अपनी इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग सब चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकें, ताकि क्लाउड जो आपको बेनिफिट कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको स्केलेबल आपके लिए रह सकता है, और फ्लेक्सिबल है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप इस तरह से आपके लिए आसानी है बड़े लार्जर स्केल के डेटा को एक क्लाउड के थ्रू मैनेज करने में। आप अपना डेटा सेंटर चाहे अगर बनाना चाहे, अपना वेयर हाउस बनाए कि हाँ नहीं, मैंने किसी क्लाउड को बाय नहीं करना, गूगल से मैंने कोई क्लाउड बाय नहीं करना, या माइक्रोसॉफ्ट एजोर से कोई बाय नहीं करना, मैं अपना वेयर हाउस बना लेता हूँ, मैंने अपने कई ट्रिलियन हार्ड ड्राइव्स लगा ली हैं, सर्वर्स लगा लिए कि भाई मेरा डेटा यहाँ स्टोर होगा, ठीक है, कर लें, बेशक आपकी मर्जी। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यार आपका डेटा महफूज कैसे है। आप अपना क्लाउड पे अपना डेटा, कोई भी कंपनी है किसी से क्लाउड बाय कर लेती है, गूगल से बाय कर लिया, एक्सोर से बाय कर लिया, उन्होंने अपना डेटा वहां पे रखा हुआ है, उनको क्या श्योरिटी है भाई हमने जो इतना कीमती डेटा लोगों का रखा हुआ है, महफूज रखा, वो है भी सही, महफूज भी रहेगा, कल को कोई नेचुरल डिजास्टर हो। क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि आसमान में हवा में उड़ रहा है, उन्होंने किसी जगह पे दुनिया के किसी कोने में फिजिकल फॉर्म में रखा हुआ जरूर है आपका डेटा। कहीं कल को कोई नेचुरल डिजास्टर आए, कोई मसला है, आप उनका डेटा सेंटर तबाह हो जाता, खत्म हो जाता, आपका डेटा तो गया। तो जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं कि आपके डेटा को सिंक्रोनाइज रखने की भी ऑप्शन देती हैं, कि ताकि आप, उनका सिर्फ एक डेटा सेंटर अमेरिका में नहीं है, कनाडा में भी है, हांगकांग में भी है, सिंगापुर में भी है, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ताकि पूरे ग्लोब में एक नेटवर्क उनका बिछा हुआ है, ताकि आपका डेटा अगर कहीं से लॉस्ट भी हो जाए फिजिकल फॉर्म से, तो कहीं से आपके पास एक्सेसिबल भी रहे। तो आपको एक लाइफ टाइम अश्योरिटी मिल जाती है कि यार भाई आप इजी हैं, कि भाई आपको कोई मसला नहीं है, आपका जहां पे भी डेटा है वहां पे महफूज है। अब बात आ जाती है डेटा इंजीनियरिंग की, क्यों भाई क्लाउड से डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग से डेटा इंजीनियरिंग की क्यों? क्योंकि क्लाउड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एज्योर के हों, गूगल क्लाउड के हों, एडब्ल्यूएस के हों, वो आपको डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ईटीएल जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड जैसे कह लें कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ एनालिटिकल टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आप एनालिसिस कर सकें। तो डिफरेंट चीजें आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो जिसकी वजह से क्लाउड पे डिपेंडेंट रहना ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप अपना क्लाउड बनाएं, बजाय कि आप लोकल टूल्स अपने यूज करें। तो दैट विल बी बेस्ट कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग की स्किल को सीखें। तो किसी ने कमेंट भी किया था क्लाउड कंप्यूटिंग इज फ्यूचर, तो नो डाउट जिस तरह से एआई और डेटा की डोमेन फ्यूचर पे जा रही है, तो क्लाउड भी वैसे ही पैरेलल पे जा रही है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। तो इसमें बात आ गई हमारी डेटा इंजेक्शन की, जो तीन जिसे कह लें कि चार कह लें कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। डेटा इंजेक्शन, क्या आपने डेटा कलेक्ट करना है, डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करें, कहीं किसी का डेटा लेक पे पड़ा हुआ है, किसी का डेटा वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है, या डेटा कहीं से भी डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं ना आप, कहीं से भी आप कर सकते हैं। स्टोरेज की बात आ गई, आपने डेटा वेयर हाउस में रखना है, लेक में रखना है, या डेटाबेसेस में रखना है, ठीक है, उस पर ट्रांसफॉर्मेशंस आपने अप्लाई करनी है। यानी ये डेटा इंजीनियर की पूरी जो जॉब है वो इन्हीं चीजों के अराउंड घूमती रह रही होती है, डेटा के स्टोरेज से रेलेवेंट, डेटा के इंजेक्शन से रेलेवेंट, या डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन से रेलेवेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि वो आपका डेटा एक्यूरेट भी आ रहा है, मतलब कि आप डेटा इधर से इधर पाइपलाइन कर रहे हो, आपका डेटा पहुंच भी रहा है, आप वेरीफाई भी कर रहे हो तो कि डेटा एक्यूरेट आ रहा है, सही आ रहा है, कोई मसला तो नहीं आया कहीं पे, कुछ मसला, कुछ स्टक तो नहीं होगी। चीजें बेशक ऑटोमेटेड होती हैं, लेकिन इनको देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है अपने एंड पे भी चीजें। तो ये आप ये मत समझिएगा कि ये एक बंदे की जॉब है, ये पूरा एक, जिस तरह से एक सिविल इंजीनियर पूरी इमारत नहीं बनाता, पूरी एक टीम बनाती है, तो फिर वैसे ही एक पूरी एक टीम एक आर्किटेक्चर डिजाइन करती है बहुत बड़ा, कि आपके डेटा के फ्लोज किस तरह से मैनेज हो रहे हो। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं अगर आपने इसके छोटे छोटे बेबी स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लिया।
Please move next forward. Next please. Okay. तो यहाँ पे एक छोटी सी बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक आर्किटेक्चरल डायग्राम बनी हुई है, और ये बनी हुई है, कह लें कि ये डायग्राम पूरा क्रक्स है ओवरऑल हमारे सेशन का, जिसपे हमने बात की, जिसमें मैंने आपसे स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात की। आपका डेटा सोर्स है, डेटा आपका आ रहा है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, और ये इसमें परफॉर्म ELT हुआ हुआ अकॉर्डिंग टू दिस आर्किटेक्चर, क्योंकि एक्सट्रैक्ट और लोड पहले कर दिया गया है और ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बाद में की। ट्रांसफॉर्मेशन करके वो ML टीम को गया या किसी और टीम को गया जिनको भी जरूरत है पाइपलाइंस के लिए, या डेटा एनालिटिक्स टीम को गया। तो द थिंग इज दैट सोर्स से डेटा लिया, स्टोर किया, स्टोर कर लिया, जब जरूरत तो ही ट्रांसफॉर्म करके आगे दे दिया। ये ELT के कंसेप्ट के आर्किटेक्चर है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्म किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब बात आती है कि हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन डेटा इंजीनियरिंग। तो पहले मैं एक बात बताता चलूं सबको कि जो मेरी एक प्रोफेसी है कि ये कितनी प्रॉमिसिंग फील्ड है डेटा की। डेटा साइंस अलग है, डेटा इंजीनियरिंग अलग है, लेकिन आपस में आप कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, मिलाप रखते हैं। डेटा एनालिस्ट अलग है, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग अलग चीज है, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती रहती है। डेटा इंजीनियरिंग क्या चीज है, और कभी भी ये चीज सोचो कि कोई आप फील्ड पे जाते हो ना, आप सोचो आपकी फील्ड खत्म कैसे होगी, उसका बनी किस चीज से और खत्म किस तरह से हो सकती है। भाई आपकी फील्ड पूरी बेस करी है डेटा पे, और डेटा कभी भी खत्म नहीं होने वाला। जब से इंटरनेट का दौर शुरू हुआ है और जैसे जैसे जिसका इंटरनेट का बूम और पॉपुलर होता जा रहा, हो चुका है, सैचुरेट भी हो चुका है, डेटा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है। अब उन डेटा को, रॉ डेटा को मैनेज करने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए कि भाई इनको मैनेज करो, भाई इनको कुछ इंसाइटफुल रिजल्ट्स पे लाके दो, ऑर्गेनाइज करके दो। और इसी वजह से डेटा इंजीनियर्स की जॉब्स क्रिएट हो रही है। और ये बेशक, ये मेरी प्रोफेसी है कि बेशक ये मार्केट में सैचुरेट भी करेगी ये रोल, लेकिन उतनी जॉब्स निकलेंगी भी सही, क्योंकि डेटा बढ़ रहा है, डेटा बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो लाइक के अब इसमें आपकी बात आती है कि आपको क्या क्या चीजें गेट स्टार्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट जरूरत है। तो आपको चंद कंसेप्ट्स को जरूरत है कि आप डेटाबेस के कंसेप्ट्स को समझें, ठीक है, ETL के कंसेप्ट को समझें अच्छे से। उससे रेलेवेंट कई टूल्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोवाइड कर देता है, और कुछ लोकल टूल्स हैं लाइक टैलेंट ओपन स्टूडियो है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अगर कोई प्रोवाइड किया हुआ है, ADF है, एज्योर डेटा फैक्ट्री है। तो कई सारे टूल्स हैं, ETL टूल्स। आप जस्ट गूगल इट, क्योंकि द थिंग इज दैट कि इस आपको एक पाथ वे दिखा रहा हूँ कि ये चीजें हैं, बाकी चीजों को लर्न और स्किल्स आपने खुद करना है इंशाल्लाह। ETL टूल है, पाइथन की स्किल आपको आती हो, और SQL की स्किल की अच्छी ग्रिप हो, अच्छे से आपको ग्रिप हो। तो ये 3-4 चीजें आप अच्छे से मास्टरी कर लें तो डेटा इंजीनियरिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इन पैरेलल आ ही जाती है, वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मेजर कंसेप्ट यही चीज है, वो एक स्किल है, जब आप यूज करने बैठते हो वो आ ही जाती है चीजें। ठीक है, तो आपको फिर उसके बाद है टूल्स, और जो कह लें कि फेमिलियरिटी जिनकी ज्यादा जरूरी है, डेटा वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट हो, डेटा मॉडलिंग का कंसेप्ट हो, उससे आपको अच्छे से कह लें कि फेमिलियरिटी होनी जरूरी है। और बात आगे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, आप अपने कुछ ना कुछ, अब हमारे पास जिस तरह का काम होता है रियल टाइम पे, वो होता है बड़े बिग डेटा में। आप बड़ा सा बिग डेटा अरेंज नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स बनाए, ठीक है, जस्ट गो विद द स्मॉलेस्ट प्रोटोटाइप। क्या आपने थोड़े से डेटा से ETL परफॉर्म कर लिया किसी भी टूल को लेके, आपने उस पर कुछ इंसाइट्स बना ली, उस पर कोई आर्किटेक्चर बना लिया, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, डिजाइन पैटर्न्स अवेलेबल हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने कोई ना कोई आर्किटेक्चर क्रिएट कर लिया। तो और उसको आप जो आपने काम किया आप उसको गिटहब पे शेयर कर सकते हैं। गिटहब पे ना, जिन लोगों को नहीं पता, गिटहब इन सिंपलर वर्ड्स इट्स जस्ट कह लें कि हमारा सोशल मीडिया है कोडर्स का। मैं अपने अपने टाइम पे जब फर्स्ट टाइम मैंने जब इसको अंडरस्टैंड करने की सोचा था, मैंने कहा ये कोडर्स का
या डेवलपर्स का सोशल मीडिया है, इधर आप अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट अपलोड करते हो और ये एक आपका पोर्टफोलियो होता है कि भाई मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और कल को किसी ने मेरे प्रोजेक्ट में से कुछ चीजें यूज करनी है वो कर भी सकता है, ओपन सोर्स होता है। तो प्लीज नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो अब बात आती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस, अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि आपने एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आप छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स तो नहीं बनाते रहोगे ना। आपने कोशिश करनी है कि आप एंट्री लेवल रोल्स पे या इंटर्नशिप लेवल रोल्स में कंपनीज में जाएं, डेटा इंजीनियर्स। वहां पे जो जिन टूल्स पे काम कर रही होती है इंडस्ट्रीज जिन टूल्स पे काम करती है वो पेड टूल्स होते हैं और बड़े लार्ज स्केल पे काम हो रहा होता है। वहां पे आपकी लर्निंग ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो कोशिश करें जहां आपको सेटल फॉर लेस वाली बात है कि थोड़े में भी अगर आपको ऑफर हो रही है, लेकिन आपके लिए वो लर्निंग अल्टीमेट गोल, आपको लर्निंग अच्छा मिल रहा है, तो गो फॉर इट। आप इंटर्नशिप पे जाएं जस्ट टू गेट स्टार्टेड, एंट्री लेवल रोल पे जाएं ताकि आप उस पे हैंड्स ऑन अच्छे से हो सके, क्योंकि कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो पेड है, आप खुद से उसको अगर अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके, तो वो आप इंडस्ट्री में आप सीखते हैं। कुछ टूल्स हैं जो आपको कह लें कि फ्री वर्जन या फ्री ट्रायल दे देते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन लाइक एज़्योर भी देते हैं, गूगल क्लाउड भी देता है, ताकि आप उस पर कुछ ना कुछ उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकें। बट दैट विल बी बेस्ट कि आप, लेकिन एक लिमिट होती है ना, आप सारा टाइम तो नहीं कर सकते उस पर प्रैक्टिसिंग, तो दैट विल बी बेस्ट कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और अपने प्रोटोटाइप बिल्ड करके इंटर्नशिप और एंट्री लेवल रोल्स को सिक्योर करने की कोशिश करें और स्टे अप टू डेट विद न्यू ट्रेंड्स एंड टूल्स के साथ, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोर्सेज करते रहें। और सर्टिफिकेशन वो सर्टिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा कि हाँ जी आपने वीडियो देखी, वीडियो खत्म हुई, सर्टिफिकेट आपको थमा दिया, लो जी सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। सर्टिफिकेशन वो है हमारी फील्ड में कि आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट पास किया है, और डिफरेंट डिफरेंट कह लें कि प्लेटफॉर्म से जो कंडक्ट कराते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले कराते हैं सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर की सर्टिफिकेशन है, गूगल क्लाउड की सर्टिफिकेशन है, और AWS की सर्टिफिकेशन है। जो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट पास किया और आपको सर्टिफिकेशन मिल गया, आपके लिए जी आप गूगल क्लाउड से सर्टिफाइड है, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर से सर्टिफाइड है। तो ये चीज बड़ा कोर बेनिफिट भी आपको देगा जब आप सर्टिफाइड होंगे किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म से। कंपनीज आपको हायर करने में ज्यादा प्रेफरेंस देंगी कि भाई ये तो सर्टिफाइड बंदा है, और कंपनीज आपको हायर करेंगी। इवन के कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनकी सर्टिफिकेशंस नहीं भी होती, वो कहती हैं कि आप सर्टिफिकेशंस दें, हम आपको पे करेंगे, क्योंकि पेड होती हैं, पे करके आपको सर्टिफिकेशंस पे पार्ट लेना पड़ता है। तो ये एक चीज है। बाकी नेटवर्क अपना बढ़ाएं, लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क एक्सपैंड करें, ठीक है, अपनी लर्निंग को आप शेयर करें, तो दैट्स अ थिंग। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई थिंक दैट्स इनफ। मैं इस चीज को कंक्लूड एक और बात पे करूंगा। मैं मैंने तो कोशिश की है कि जो कम बात को ज्यादा समझिएगा, और जो बात मैं कहना चाह रहा था ना कि ओशन था ना, उस ओशन का एक ग्लास ऑफ वाटर मैंने आपको सिर्फ दिखाया है, ठीक है। तो बाकी चीजें सिर्फ एक रोड मैप आपको दिखाना था, वो चीजें करनी आपने खुद है। एक पाथ में आपको दिखा सकता हूँ, आपने चलना आपने खुद है, ठीक है। जो चीजें आपने देखी है, सुनी है, उनको नोट डाउन करें, अपनी रिसर्च करें, गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब आपके लिए डिफरेंट, और कोई भी प्लेटफॉर्म, इवन डेटा सीखो, ठीक है, तो आपको 101 मेंटरशिप भी आपको अवेलेबल दे सकता है। तो आप वहाँ आप अपनी लर्निंग को, जर्नी को आगे स्टार्टअप करें। तो मेरी कम बात को ज्यादा समझिएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड प्लीज